जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के सेकंड लेक्चर में एंट्री मारते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा, उसके डेफिनेशंस, कुछ नोट्स और कुछ प्रॉपर्टीज हमने जाने। फर्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद हम लोग को सेकंड लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी टॉपिक को आप पिक कीजिए, जब तक उसको कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका इन्फॉर्मेशंस आपको पूरा नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंचेगा तब तक उसका आप अप्लीकेशंस नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब, आप किसी भी एग्जाम में अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपको कंप्लीट वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए हम अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर स्पेस में लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन स्पेस। हमने दो वेक्टर कंसिडर किया, दोनों स्पेस में है, मतलब ऑब्वियसली आई जे के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा, और उसके बाद हम लोग को देखना है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, एक काम करो, लेट अस कंसिडर्ड टू वेक्टर्स। दो वेक्टर आप कंसिडर कर लीजिए। क्या क्या जी, तो एक वेक्टर हम लोग ले रहे हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, तो ये मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये एक वेक्टर मान लीजिए। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मान लेते हैं, ये क्या हो गया, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको करना है a क्रॉस b। आपको बता दें a क्रॉस b लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सीधे एक डिटरमिनेंट बनाइए, कितना ऑर्डर का, 3/3 का। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k, मतलब फर्स्ट रो में i j k लिख लो। सेकेंड रो में जो वेक्टर पहले है उसका स्केलर्स, तो यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3। थर्ड रो में उसके बाद वाला जो वेक्टर है b, उसका स्केलर्स, तो b1 b2 b3। अब बता दें, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो खुद एक वेक्टर आएगा जो आई जे के टर्म आएगा, एंड दैट वेक्टर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है खुद एक वेक्टर होता है, इसलिए अब इसको हम लोग क्या करना है, एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जब हम आई लेंगे तो ये खत्म, तो बोलो कितना हो जाएगा, a2 b3 माइनस b2 a3, और यहाँ हो जाएगा आपका आई कैप, फिर बीच में किसका साइन, माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लिए, क्योंकि हमको पता है जब हम एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को तो अल्टरनेट साइन चलता है, पहले प्लस फिर बाद में माइनस। अब माइनस जे हो जाएगा, तो ये खत्म, बोलो कितना होगा, a1 b3, तो ये हो जाएगा आपका a1 b3 माइनस b1 a3, और ये हो जाएगा जे कैप, फिर बीच में किसका साइन, प्लस का साइन। अब हम के की बात करेंगे, तो ये खत्म। के जब लेते हैं तो के जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है उसमें 2/2 का ब्रेक कर दीजिए। तो हमको ब्रेक कैसे करते हैं, पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, फिर माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो जब हम ये खत्म, तो बोलो क्या होगा, a1 b2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, और ये हो जाएगा k कैप। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a2 b3 माइनस b2 a3, यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस, एक काम करते हैं माइनस अंदर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा b1 a3 माइनस b3 a1। ठीक है, ये हो जाएगा j कैप प्लस, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, और दिस इज k कैप। क्लियर, ये है आपका a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। इसका मतलब कभी भी आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, एक आई जे के टर्म में, और आपसे पूछेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो आप डायरेक्ट जो है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। ये रिजल्ट कभी मत याद रखना, क्योंकि ये रिजल्ट याद भी नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज माई सजेशन, यू मस्ट हैव टू राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस, बिकॉज क्योंकि ये बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आइए, अगर हम b क्रॉस a करते हैं तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज करेगा, और हमको पता है जब हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्लियर से पता चल गया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। क्लियर, तो यही है आपका, दो वेक्टर स्पेस में रहे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग एज ए डिटरमिनेंट लिखते हैं, जो कि इस तरह से लिखते हैं। क्लियर, चलिए अब जो अगला कंटेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र देख लो।
हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहो या फिर इंटरप्रिटेशन कहो, एक ही बात है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो a क्रॉस b साइन थीटा एन कैप, सॉरी a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, एक्चुअली ये ज्योमेट्री में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योमेट्रिकली क्या दिखाता है, यही हमको पता लगाना है। किस कंटेंट में? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में। तो इसके लिए देखो हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट है। एक आप पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, ठीक है। पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड लीजिए और दोनों साइड को एक वेक्टर को, एक साइड को ए वेक्टर से इंडिकेट कीजिए, दूसरे साइड को बी वेक्टर से इंडिकेट करता है। हमने क्या किया कि एक पैरेललोग्राम हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, उसके दो एडजेसेंट साइड में एक साइड को ए वेक्टर मान लिए, दूसरे साइड को बी वेक्टर मान लिए। दोनों का टेल एक जगह मिला हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल हम यहाँ पे थीटा दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ मिलता है? जहाँ दोनों टेल मिलेगा या फिर जहाँ दोनों हेड मिलेगा। चलिए इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। चलो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हो गया O, मान लो ये A, ये B और यहाँ C, ठीक है। काम करते हैं कि A से B को मिला देते हैं। तो जैसे ही A से B को मिलाए तो OAB एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो जाता है बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम OA को बेस कंसिडर कर रहे हैं तो हाइट के लिए हमको B से परपेंडिकुलर फॉल कराना पड़ेगा। किस पर? तो उस OA पर मान लो जहां पे परपेंडिकुलर फॉल किया वो है M, ठीक है। अब बताइए ये थीटा है और यहां से यहां तक वेक्टर भी है तो मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। तो दिस इज B cos थीटा एंड दिस इज B sin थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, यहां पे क्या करने जा रहे हैं, यहां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा? OACB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो OAB, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGST, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कैंसिल, बेस। अगर हम OA को बेस मानते हैं तो जो हाइट होगा वो आपका BM हो जाएगा, ठीक है। OA जो है वो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और BM जो है वो कितना होगा? B sin थीटा हो जाएगा। कहाँ से आया? तो यहाँ लिखेंगे सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? तो OMB में साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, तो BM/OB हो जाएगा। इसीलिए BM बराबर OB साइन थीटा और OB का मतलब हो जाता है B साइन थीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे B साइन थीटा यूज किया। A के मैग्नीट्यूड को क्या दिखाएंगे? A और यहाँ B साइन थीटा। याद कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड और दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो जरा सा गौर कीजिए, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए और हम लोग को क्या मिला। हम लोग स्टार्ट किए एक पैरेललोग्राम से, जो एक पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट साइड में किसी एक एडजेसेंट साइड को वेक्टर A मानते हैं, दूसरे एडजेसेंट साइड को वेक्टर B मानते हैं। उसके बाद इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का कोशिश करते हैं। हम लोग निकालते हैं एरिया, हमको पता भी नहीं है कि एरिया क्या आने वाला है, बट हम लोग फार्मूला यूज करते हैं।
हमको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का कोई एक डायगोनल जो होता है वो दो इक्वल पार्ट वाला एरिया का ट्रायंगल बनाता है, मतलब दो ट्रायंगल बनाता है जिसका एरिया सेम होता है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए बी का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया ट्रायंगल ए सी बी का होगा। तो एक पार्ट का निकाल के दुगुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम कवर हो जाएगा। उसी को बेस मानते हुए हम लोग यहाँ लिखे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। देख गौर कीजिए, ओ ए सी बी पैरेललोग्राम हो गया। तो दिस इक्वल टू 2 मतलब ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब किसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट। बेस की जगह में अगर हम ओ ए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइट बी एम होगा। बी एम जो है हम लोग निकाल लिए बी साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ आ गया बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, तो दिस इज ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा इंटू 1 कर सकते हैं, 1 की जगह में लिखेंगे एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमको पता है कि ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्लियर। तो हमने स्टार्ट किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, लेकिन हमको क्या मिला, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता हो गया किसका जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। क्या पता हो गया कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल ऑलवेज प्रोवाइड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कंसिडरिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ दी आर एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। कहने का मतलब अगर आप वेक्टर ए वेक्टर बी को किसी एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मानते हैं तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल ऑलवेज प्रोवाइड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये जो आप लिख रहे हैं यही आपका क्या है, hence this is required geometrical meaning, ठीक है। यही आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रोवाइड करेगा। और ए और बी क्या है, तो उस केस में ए और बी उस पैरेललोग्राम का कोई दो एडजेसेंट साइड मान लेते हैं, ठीक है। तब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा वो क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, अब उसी का स्पेशल केस क्या हुआ कि हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC है वेयर ए बी वेक्टर को हम लोग इंडिकेट किए ए वेक्टर से और AC वेक्टर को इंडिकेट किए B वेक्टर से। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड जो है वेक्टर के टर्म में पता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एरिया पता कर सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि हमको पता है जब हम दुगुना करते थे तो पैरेललोग्राम हो जाता था। इसका मतलब आधा करेंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा। इसलिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया लिखना है और उस ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड एज ए वेक्टर पता है तो उसका एरिया आप आराम से पता कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो उन दोनों साइड्स का जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपको प्रोवाइड करेगा क्या, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन ये ट्रायंगल कब है, जब आपका तीनों साइड में से कोई दो साइड एज ए वेक्टर पता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे बट वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर पता है A, B का पोजीशन वेक्टर है B और C का पोजीशन वेक्टर पता है P। ये द पोजीशन वेक्टर ऑफ इतना R नॉन, ठीक है। कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया, ये देख सकते हो एक ट्रायंगल हो गया। ये मान लो A है, ये B है, ये C है। A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं।
देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बीच में क्रॉस का साइन, ए सी कैसे लिखेंगे, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। ठीक है, का मैग्नीट्यूड हमको पता है ए क्रॉस ए 0 हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इसका मतलब हमने देखा कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड है जो कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो उस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, और वो एरिया कितना होगा, तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले लेते हैं और उसका सम कर देते हैं, ठीक है, तब उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल ऑलवेज प्रोवाइड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो उस ट्रायंगल का एरिया बताइए कितना होगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कैसे आया, एक नज़र आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिराइव कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए हेलो फ्रेंड्स, ये दो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेक्चर को मैं एंड करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस बना देता हूँ। ये दो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को दिखाना है। कह रहा है सो कीजिए, पहला क्वेश्चन, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का तरीका देखो, लिखेंगे शो करना है मतलब प्रूफ करना है, तो लिखेंगे प्रूफ, एक नंबर का प्रूफ करने जा रहे हैं, ले रहे हैं एल एच एस। कितना है एल एच एस जी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमको पता है ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, जिसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो कॉस स्क्वायर थीटा में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और यही मेरा क्या है आर एच एस। मतलब हम एल एच एस से बढ़े और आर एच एस आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, फार्मूला का कुछ ना कुछ यूज हो रहा है आपका। चलिए आते हैं दूसरा नंबर, यही ना है, क्या है आपका एल एच एस, कितना है जी, तो ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, अभी जस्ट लिखे हैं, तो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होता है, और इस रेंज में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कहा है, यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा, और इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बाकी इसका वैल्यू इससे कम हो जाएगा। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हटा देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे ये वैल्यू क्या होगा, छोटा ही होगा। और दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये तो हमको दिखाना था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप बहुत ईजी वे में इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा बहुत जो लॉजिक है वो आपका लग रहा है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं कुछ, अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले लेक्चर्स में डील करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो अगले लेक्चर को देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।